नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं ओबीजी, यानी आपका जो सफ़र शुरुआत हो रहा है आज, वो हो रहा है ऑप्स एंड गायनी के सब्जेक्ट का, जिसका लेक्चर नंबर 1 आज है। ओबीजी आपको पता ही होगा, बीएससी नर्सिंग के 6th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर में पढ़ा जाता है, और इसका यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है वो आपका 7th सेमेस्टर में होता है। आज से हम 6th सेमेस्टर का सिलेबस शुरू करने वाले हैं, यानी सबसे पहले ओबीजी फर्स्ट हम डील करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग ओबीजी सेकंड डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज का इस लेक्चर में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इस आपका जो ये प्लेटफॉर्म है नया है, बहुत नया है, तो इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इस पे आपको हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर मिलेंगे। आपको एनाटॉमी का मिल रहा होगा, आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मिल रहा होगा, आपको ओबीजी का लेक्चर मिलेगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का लेक्चर मिलेगा, वो भी पूरा फ्री में। साथ ही साथ आपको हर एक क्लास में आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का जो है एग्जाम के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे क्वेश्चन के, चाहे वो एमसीक्यू आपके एम्स में आए हो या किसी भी एग्जाम में जो आया होगा उसको आपको डील कराया जाएगा। सिर्फ आपका थ्योरी पोर्शन इसलिए नहीं पढ़ाया जाएगा कि आप यूनिवर्सिटी में पास कर जाएं, टॉप कर जाएं, सिर्फ इसलिए नहीं होगा। आपको उसमें से बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, उसका भी आपको रेफरेंस दिया जाएगा कि हाँ, इस साल में इस एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, इस साल में ऐसा आया था, इस एग्जाम में ऐसा आया था, इस एग्जाम में ऐसा आया था। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि नॉर्सेट में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट लेवल के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, केजीएमयू का क्वेश्चन कैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको साथ ही साथ चलती रहेंगी। जो सब्जेक्ट हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको टीचर्स थोड़ा स्लो लेंगे, यानी उसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। और जैसे कि हमारा ओबीजी का फर्स्ट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ना यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, ना ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो इसको ऐसा नहीं आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, पढ़ाया जाएगा लेकिन इसमें उतना डीप में नहीं जाया जाएगा। तो ऐसा फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लेक्चर देख के आप लोग इंप्रेशन मत बनाइएगा कि यहाँ पे सही नहीं पढ़ाई जा रही। कम से कम आप 3 लेक्चर 4 लेक्चर देखिए, और अच्छे चैप्टर के देखिए, जिसमें आपको लगता है कि जो वैल्यूएबल चैप्टर है उसके लेक्चर्स को देखिए। उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए कि हाँ, ये प्लेटफॉर्म अच्छा है कि नहीं। हम लोगों की तरफ से आपको फ्री में पूरे बीएससी नर्सिंग के 8 सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके 19 से 20 सब्जेक्ट जो भी हैं, सबको डील किया जाएगा फ्री में। A to Z पूरा कंटेंट दिया जाएगा। बस आपको करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ओबीजी के बारे में देखते हैं। तो ओबीजी में 2 वर्ड हैं, एक है आपका ऑप्स, एक है गायनी, यानी ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनिकोलॉजी। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या होता है, लेकिन अगर आपको पता है तो पहले कमेंट कर दीजिए वीडियो रोक के, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव वर्सेस गायनिकोलॉजी, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव्स में क्या डील किया जाता है और गायनिकोलॉजी में क्या डील किया जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या डील किया जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव में डील किया जाता है प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्ट नेटल केयर, यानी आपका जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी डे फर्स्ट पे जब मदर प्रेग्नेंट हो रही है तब से लेके आपका जब तक पोस्ट नेटल केयर की ज़रूरत है मदर को, तब तक का जो पीरियड होता है वो ऑब्स्टेट्रिक्स में डील किया जाता है। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई बीमारी हो रही है, कोई कैंसर हो रहा है, कोई सिस्ट बन रहा है, या कोई और बीमारी हो रही है, कोई डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये सारे जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे वो आपका वेजाइना से लेके चाहे ओवरी हो या फिर कोई भी पार्ट हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो आपका गायनी में डील किया जाता है। किस चीज़ को छोड़ के, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और पोस्ट नेटल केयर को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपकी जो डील की जाती हैं वो आपका किस चीज़ में डील किया जाता है, गायनिकोलॉजी में डील किया जाता है। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो आपका किस में डील किया जाता है, गायनिकोलॉजी में डील किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में ये चीज़ क्लियर हो गई। इसमें एक वर्ड और आता है मिडवाइफरी, क्या होता है। तो मिडवाइफरी कुछ नहीं है, आपका जो ये ऑब्स्टेट्रिक्स है इसमें और गायनिकोलॉजी में इन दोनों का मिला के, यानी ऑब्स्टेट्रिक्स में यानी ऑप्स में हो या गायनी में, ऑप्स और गायनी में दोनों चीज़ों में मिला के जो आपका कोई भी नर्स केयर दे रहा, कोई भी डॉक्टर केयर दे रहा, मेनली इसको नर्स के लिए मिडवाइफरी वर्ड यूज किया जाता है। केयर, जो पूरा केयर इन दोनों कंडीशन में दिया जाता है, उस केयर को क्या कहते हैं, मिडवाइफरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा है
यूनिट फर्स्ट हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी। देखिए यहाँ पे मिडवाइफरी है क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्स एंड गायनी इन नर्सिंग। तो नर्सिंग में हमको मिडवाइफरी पढ़ना है, यानी हमको पूरा उसमें डिजीज के बारे में तो पढ़ना है, लेकिन डिजीज में हमको उसका सर्जरी नहीं करना है, उसकी केयर करनी है सिर्फ, ठीक। यानी सर्जरी नहीं करना, हमको दवाई नहीं देना, ओपीडी नहीं देखना, हमको कोई पेशेंट भर्ती हो रहा है, कोई पेशेंट की सर्जरी है तो उसमें क्या केयर हमको देनी है, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में, यानी सर्जरी के पहले हो, प्री ऑप हो या पोस्ट ऑप हो, उसमें केयर क्या दी जाती है, इस चीज़ को देखना है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग मिडवाइफरी को मेन फोकस में रखते हुए पूरा ऑप्स एंड गायनी को पढ़ने वाले हैं, यानी केयर को मेन फोकस में रखते हुए हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर में और इस चैप्टर में तो कई सारे टॉपिक हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डील करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन जो कि हो चुका है। हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी इन वर्ल्ड, यानी हम देखेंगे मिडवाइफरी का हिस्ट्री क्या रहा है, यानी नर्सिंग केयर का ऑप्स एंड गायनी में जो हिस्ट्री है वो वर्ल्ड में क्या रहा है, इसको देखेंगे। बहुत ही छोटे में देखेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में आता नहीं है, अगर आता भी है तो हमारा MCQ वगैरह में हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए, वैसे आता नहीं है, ठीक। तो उसके बाद में आपका हो गया इंडिया में हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में देखेंगे, और ट्रेंड्स क्या हैं केयर के, मैटरनिटी केयर का इंडिया में, इसको देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं एक एक करके, अब देखते हैं। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है इसमें जो ऑब्स्टेट्रिक्स है वो क्या है, केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक। इसमें ऑब्स्टेट्रिक्स को केयर कहा गया है, ठीक। केयर का मतलब होगा सिर्फ केयर करना, जो नर्सिंग केयर होता है उसी को केयर नहीं कहा जाता, यानी आपका जो किस चीज़ से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो भी दिक्कत होगी, ये पुराने वर्ड है, ठीक। इसको जो मैंने पहले ऑब्स्टेट्रिक के यानी ऑप्स की जो हमने पहले परिभाषा बताई है, डेफिनेशन बताया है, वो अब वो इस समय के लिए है, लेकिन पहले इस चीज़ को बस तवज्जो दिया जाता था कि चाइल्ड बर्थ में जो है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो केयर दिया जा रहा है वही ऑब्स्टेट्रिक्स है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, प्रेगनेंसी से लेके और पोस्ट जो आपका होता है वहाँ तक आपका होता है। अब इसका मतलब क्या था, जो ग्रीक वर्ड था वो क्या था, ऑस्ट्रे था, व्हिच मीन्स टू कीप वॉच, ठीक। देखना था, कीप वॉच था। इससे कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। पीडिया है, पीडिया आप लोग पीडिया में पढ़े होंगे कि पीडिया का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है मेन चीज़ यहाँ पे आती है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में सिर्फ एक ही लोग इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, चाहे आपने नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ा हो या और कहीं पे कई जगहों पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आप लोगों को बताना होगा, इसलिए यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर लंबा करने का कोई मतलब नहीं होता, आपको वैल्यूएबल कंटेंट देना हमारा मेन मकसद है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है ब्रॉड फॉर द एग्जामिनेशन। देखिए आपका मिडवाइफरी में जो एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था वो लंदन में स्टार्ट हुआ था, 1872 में स्टार्ट हुआ था। 6 लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम इसका एग्जामिनेशन देके मिडवाइफरी बने थे 1872 में। सबसे पहले 6 लोगों ने लंदन में दिया था, याद कर सकते हैं अगर आपको याद रखना, वैसे कोई ज़रूरत की बात नहीं है। और इसके बाद में आपको रिकॉग्नाइजेशन कब मिला था, 31 जुलाई 1902 में। ये भी पार्लियामेंट ऑफ लंदन से इसको रिकॉग्नाइजेशन मिल गया था। कब, 31 जुलाई 1902 को आपको मिल गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मैटरनल नर्सिंग इन इंडिया। मैटरनल नर्सिंग इन इंडिया, एशियंट इंडिया में आप लोगों को पता होगा दाइज होते थे जो कि अभी भी इंडिया के गांव में होते हैं, जो कि आपके घर पे डिलीवरी करवाते हैं। तो ये दाई जो होती हैं पहले यही जो है डिलीवरी करवाया करती थी। इसके बाद में जो है आपका मिस हेवल्ट जो है जनाना आई। इसके बाद में क्या हुआ, मिशनरी जो होती है आपका ईसाई लोग होते हैं, उन्होंने एक सोसाइटी बनाया। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम इनको ट्रेनिंग देना स्कूल में स्टार्ट किया, यानी इनके लिए एक स्कूल बनाया जिसमें इन्होंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। इसके बाद में जो होता है, इसके बाद इंडिया में 1900 में क्या हुआ, इम्प्रूव किया गया चाइल्ड बर्थ के कंडीशन को, और भी कई सारी चीज़ें की गई। लेकिन मेन चेंजेस कब आया था, मद्रास प्रेसिडेंट जो है ये 1926 में एक्ट लेके आया मिडवाइफरी का, रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफरी। 1926 में इसका आ गया कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद में धीरे धीरे कारवा आगे चलता रहा। उसके बाद में देश जब आज़ाद हुआ, ठीक, देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद का आपका हिस्ट्री कहाँ पे पढ़े होंगे, आपने नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि उसके बाद में कई सारे कोर्स आए, एनएम आया, जेएनएम आया, बीएससी नर्सिंग आया, ये सारे कोर्स आए। इसके बाद में धीरे धीरे इसको इम्प्रूवमेंट किया गया, इसके केयर को बेहतर किया गया। इसमें पहले केवल ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद
थ्योरी क्लासेज हुई, थ्योरी को ऐड किया गया, क्या क्या चीज़ें केयर की जाती है, सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होने लगी, जो कि हम ट्रेंड्स में देखेंगे, कुछ चीज़ें हम लोग ट्रेंड्स में देखेंगे। अब इस चैप्टर से अगर कहीं से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता, अगर बन सकता है तो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो यही टॉपिक है ट्रेंड्स ऑफ मैटरनिटी केयर इन इंडिया। इस यूनिट में अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ट्रेंड्स ऑफ मैटरनिटी केयर इन इंडिया। अब इसमें इंडिया में क्या क्या ट्रेंड्स हैं, इससे पहले सेफ मदरहुड, यानी एक सेफ मदरहुड जो होती है, मदरहुड को अगर रखना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला फैमिली प्लानिंग होना चाहिए, दूसरा एंटीनेटल केयर होना चाहिए, उसके बाद में आपका क्या होना चाहिए, ऑब्स्टेट्रिक केयर होना चाहिए, पोस्ट नेटल केयर होना चाहिए, पोस्ट अगर एबॉर्शन हो रहा है तो उसकी केयर होनी चाहिए, या HIV कंट्रोल होना चाहिए। अगर इतनी चीज़ें हैं तो मदरहुड का जो है कंट्रोल होगा, सेफ मदरहुड रहेगा, चाहे बच्चा हो। मदरहुड में क्या होता है, बच्चा प्रेगनेंसी से लेके और चाइल्ड के बर्थ तक का पूरा जो होता है केयर जो होता है वो मदरहुड में आता है, यानी मदर और बच्चे दोनों की केयर मदरहुड कहलाती है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस यानी प्री इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब क्या चीज़ें थी, तो वही चीज़ें जो चाइल्ड बर्थ है वो दाइश करवाती थी। इसके बाद में जो है इंस्टीट्यूशन फैसिलिटी लिमिटेड थी, इसके बाद कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ भी था। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो रही थी इंडिया से। अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी जब 1950 से लेकर 1970 में क्या हुआ, फोकस किया गया रिड्यूस करने पर मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी जो आपका मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होता है यानी MMR होता है, और आपका इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR होता है। इसको कम करने के लिए सबसे पहले इसी पे फोकस किया गया कि आपका मातृ मृत्यु दर यानी जो मदर है उसके मृत्यु दर को कम किया जाए, जन्म के समय जो बच्चे का जन्म होता है उस समय मदर का जो डेथ होता था उसको कम किया जाए, साथ ही साथ बच्चा जो या तो पेट में मर जाता था या जो बर्थ के टाइम पे मर जाता था या बर्थ के तुरंत बाद मर जाता था, तो इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को भी कम करने के लिए प्रयास किए गए। तो ये सारी अब इसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज किया गया। पहले क्या फोकस किया गया था, आपको MMR और IMR को घटाने पे। इसके बाद क्या किया गया है, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस किया गया कि इस चीज़ का ट्रेंड करने का, कि मिडवाइफरी का जो ट्रेनिंग है और ANM का जो ट्रेनिंग है इसको इम्प्रूव किया जाए, इसमें क्वालिटी इंप्रूव किया जाए, इसमें सिलेबस ऐड किए गए, इसको एक व्यवस्थित ढंग से किया गया, इसको एक मेहनत तरीके से किया गया जिससे इसमें थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी आ सके और केयर अच्छा हो सके। इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसके बाद में आप लोगों ने कम्युनिटी में 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि PSC पे किस तरह से फोकस किया गया था, CSC को किस तरीके से बढ़ाया गया था, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ मैटरनिटी केयर इनटू द कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, तो इसको आपको समझ में आ ही गया कि इंटीग्रेशन किया गया था मैटरनिटी केयर का कम्युनिटी हेल्थ पे। अब आप लोग इस टाइम पे देख रहे होंगे पिछले 3-4 सालों में आपका हर एक CSC हर एक PSC पे डिलीवरी हो रहा है, 24 घंटे डिलीवरी हो रही है। तो इस चीज़ों को बढ़ावा दिया गया है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा दिया गया है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्या होती है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब होता है जो आपका अभी तक आप लोग पिछले 3-4 साल 5 साल 6 साल से देख रहे होंगे, रेयर किसी गांव में किसी बच्चे का जन्म घर पे हो जाता, नहीं तो अब सबका हॉस्पिटल में होता है, चाहे वो सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो। तो यही चीज़ है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा दिया गया, जिसके लिए सरकार ने तमाम योजनाएं लाई, तमाम पैसे की योजनाएं, चाहे जो हो, जैसे गरीब लोग हॉस्पिटल में जाने से डरते हैं तो इसके लिए उन्होंने कुछ प्रोत्साहन के लिए पैसे का भी योजना लाया जिससे कि क्या हो सके, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ सके। इसके बाद आ जाता है 1980 से 1990 का दौर, जिसमें इंस्टीट्यूशन यानी आपके जो CSC थे, PSC थे, जिला हॉस्पिटल थे, मेडिकल कॉलेज थे, इनको बढ़ावा दिया गया। इसमें डिलीवरी को बढ़ावा दिया गया, मैटरनिटी केयर और मैटरनल हेल्थ को जो है ये बढ़ावा दिया गया। इसमें क्या किया गया, स्ट्रेंथ किया गया, हॉस्पिटल को मजबूत किया गया, उसमें सीटें बढ़ाई गई, उसमें केयर को बेहतर किया गया। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1992, जिसमें चाइल्ड और मदर दोनों के जो है सर्वाइव अच्छे से कर पाए और उसकी केयर अच्छे से हो पाए, इसके लिए प्रोग्राम आया था। इंक्रीज ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ वर्कर्स इन सेफ डिलीवरी प्रैक्टिस, ठीक, और सेफ डिलीवरी के लिए जो है वर्कर्स को ट्रेंड किया गया था, ट्रेंड अच्छे से किया गया, चाहे वो आपका जो हॉस्पिटल में काम करने वाली दाई से लेकर या 4th क्लास वर्कर से लेकर जो भी डिलीवरी रूम में वर्क कर रहा है, डॉक्टर हो, नर्स हो, सबको ट्रेंड किया गया था हर एक कंडीशन के लिए, हर एक जो है आपका इंस्ट्रूमेंट चला सके, उस सारी चीज़ें उनको सिखाई गई थी। इसके बाद में
सिखाई जा भी रही है, वहाँ से सिखाने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद मॉडर्न मैटरनल हेल्थ इनिशिएटिव जो होता है, यानी जो इस समय चल रहा है, सन 2000 से स्टार्ट हुआ था। इसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आप लोगों ने कम्युनिटी में इसको भी पढ़ा होगा, 2005 में आया था। इसकी डेट आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का जो डेट है वो कितना है, जो डेट है वो कितना है, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जननी सुरक्षा योजना आपका प्रमोट किया गया था, ठीक, ये अभी भी ये चल रहा है। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, ये आपका किस चीज़ के लिए है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये जितने भी आपके स्टाफ हैं उनके लिए है। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट यानी SBA ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको इसलिए लाया गया था जिससे कि जो आपके नर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, जो भी डिलीवरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबके लिए एक आपका प्रोग्राम लाया गया जिसमें उनको हर एक स्किल सिखाई जा सके, हर एक मशीन चलाना सिखाई जा सके। इसके बारे में डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। अब आ गया हमारा क्या, करंट एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। अब इसमें करंट एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स में कई सारी चीज़ें होती हैं कि आपका नए नए जो है इंस्ट्रूमेंट लाए गए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, नए नए जो है आपके तरीके लाए गए डिलीवरी के। हाँ, और आपका जो है पहले होता था कि USG कम करवाया जाता था, 1 बार 2 बार करवाया जाता था, अब उसको 4 बार तक लेके जाया गया है, 8 बार तक भी WHO किसी किसी कंडीशन में कहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपका जो इंडिया में है कि करंट ट्रेंड्स क्या कह रहा है, ये सब चीज़ें आप लिख लेंगे। लेकिन जो आपका जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, इसके अलावा आपका और भी सारे कार्यक्रम है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो चलता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बस जानना जरूरत है। इसके अगर डेट आप लोग याद रख सके तो याद रख लीजिए, लेकिन नाम तो आप जरूर याद रखिएगा कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कार्यक्रम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक, JSS। ये फ्री मैटरनिटी जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सारे मैटरनिटी केयर जो है फ्री में मिलते हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूशन डिलीवरी को 90% तक बढ़ाया, मेन स्टेट में जो है बढ़ाया गया है। इसके बाद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेलीमेडिसिन और टेक्नोलॉजी को आप बढ़ाया गया है। इसके बाद रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर को बढ़ावा दिया गया है। रिड्यूस किया गया है आपका क्या, अननेसेसरी सी सेक्शंस। जो अननेसेसरी आपका जो सी सेक्शन का मतलब आपको लोगों को पता ही है कि जो आपकी डिलीवरी के टाइम पे जो होता है सी सेक्शन किया जाता है, उसको कम किया गया है। इसके बाद में आयुष्मान भारत के तहत आप लोगों को सारी चीज़ें वैसे भी फ्री में मिल रही हैं, 5 लाख तक की केयर, आपका सब चीज़ फ्री है, जो भी चीज़ें हैं वो आयुष्मान भारत के तहत फ्री में है। इसके बाद एक और कार्यक्रम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक। इसमें देखिए कब लॉन्च हुआ था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसके पहले हमने भी सेम चीज़ पढ़ा था, ठीक। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में भी है, उसी का आगे का वर्जन है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लॉन्च कब हुआ था, जून 2011 में। किसके अंतर्गत, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। जो आपका NRHM है यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, वो NHM के अंतर्गत आता था। 2013 में इसी के अंतर्गत आपका क्या आ जाता, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आ गया था, ठीक, जिसके अंतर्गत आपका आशा और ऊषा आई थी, आप लोगों को पता होगा, कम्युनिटी में पढ़ा होगा। प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस सर्विसेज आपको दिया गया, नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन, ड्रग डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ों को ये चीज़ कवर करता है। फ्री ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी जो सारी सुविधाएं मिलती हैं होता है। ये आप लोग बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका जो आपका लोगो है वो कुछ इस तरीके से, एक माँ होती है जो अपने गोद में अपने सीने से जकड़ के बच्चे को रखती है और नीचे लिखा होता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसके बाद जननी सुरक्षा योजना, ठीक, जननी सुरक्षा यानी JSY लॉन्च कब हुआ था, 2005 में। ये भी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ही लॉन्च हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, रिड्यूस करना मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी बाय द प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। सेम दो ही चीज़ें होती थी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट किया जाए और आपका जो है MMR, जिसके तहत आपका MMR और IMR को घटाया जाए। कि स्ट्रेटेजी क्या थी आपका, इसमें था प्रमोट करना कैश, जो आपका कैश मतलब फ्री करना, सीधी सी बात है, कैश इंसेंटिव देना जिससे कि आपका लोग ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में आके डिलीवरी करवा सके। टारगेट क्या था, वुमेन फ्रॉम बिलो द पॉवर्टी, यानी जिसका BPL यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उन सबको, चाहे वो आपका शेड्यूल कास्ट के हुआ या SC ST चाहे जो हो, क्योंकि ये जो कैटेगरी आती है सबसे गरीबों में आती है, तो इनको मेन फोकस था इनको कवर करना, फ्री करना सारी चीज़ों को, जिससे कि वो हॉस्पिटल में आके CSC PSC जिला हॉस्पिटल में आके डिलीवरी करवा सकें। इसका मेन मकसद ये था। इसके बाद लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। अब ये लक्ष्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, BSc नर्सिंग हो या फिर जो भी डॉक्टर नर्स है उनके लिए। इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2017 में, किसके अंतर्गत, नेशनल
हेल्थ मिशन के अंतर्गत। इसका एम था इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ केयर ड्यूरिंग लेबर डिलीवरी एंड इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड। ठीक, यानी इसमें जो है वही सारी चीज़ें हैं, आपका लेबर हो, ठीक, उसके बाद में डिलीवरी हो या पोस्टमार्टम केयर हो, इन सारे चीज़ों की केयर की जो क्वालिटी थी उसको इम्प्रूव करना था। और इसको इम्प्रूव करने के लिए ही चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो या कोई भी स्टाफ हो, जो भी वर्क करता हो, उनको स्किल प्रोवाइड करना, उनके लिए जो पुराने स्टाफ थे उनको ट्रेनिंग देना, जो नए स्टाफ आने वाले हैं, जो नए बच्चे किसी भी कोर्स में, चाहे वो बीएससी नर्सिंग में हो, चाहे वो एमबीबीएस कर रहे हो या पीजी कर रहे हैं, उनमें नए कोर्सेज को ऐड करके उनके अलग अलग स्किल को प्रमोट करना ही था, जिससे कि हमारा अगर स्किल उनके पास रहेगा तभी ये सारी चीजें पॉसिबल है, क्वालिटी इंप्रूव हो पाएगी। अगर स्किल ही नहीं रहेगा तो क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। फोकस एरिया क्या था? लेबर रूम की क्वालिटी को इंप्रूव करना, मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, ठीक, और ऑपरेशन का जो आपके सी सेक्शन का फैसिलिटी है उसको भी अच्छा करना। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही सेम ऑब्जेक्टिव आप सब जगह पे लिख सकते हैं, एमएमआर और आईएमआर को कम करना। इसके बाद में इंश्योर करना आपका रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, ठीक, यानी जो मदर की केयर है वो रिस्पेक्टफुल हो, अच्छे से हो, अच्छी क्वालिटी का हो, इस चीज़ को इंश्योर करना था, प्रोवाइड करना। सेफ क्लीन वुमेन फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, कुछ जगहों पे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी सेफ और क्लीन और वुमेन फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको नहीं मिल रहा होगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। टारगेट फैसिलिटीज़ क्या क्या थी इसमें? मेडिकल कॉलेज हुआ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ या फिर सीएससी हुआ, पीएससी हुआ, ये सारे जो आपके जितने भी आपके इंस्टीट्यूशन है, ठीक, यानी आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं, उन सब में चाहे वो आपका सीएससी से लेके पीएससी से लेके जहाँ पे भी आपकी डिलीवरी होती है, आप तो सब सेंटर पे भी होता है, ठीक, तो उन सब में आपको डिलीवरी प्रोवाइड करना, यानी डिसेंट्रलाइज करना। यानी अब ऐसा नहीं रह गया कि आप जिला हॉस्पिटल में ही जाएंगे तभी आपकी डिलीवरी हो पाएगी सरकारी हॉस्पिटल में। अब आपका सब सेंटर से लेके आपके सीएससी पीएससी हर एक जगह पे डिलीवरी होगी। तो ये चीज़ होगी। प्रोसेस क्या है? क्वालिटी स्टैंडर्ड, स्टाफ ट्रेनिंग, वही सारी चीज़ें आपकी हैं। आउटकम बेटर क्वालिटी ऑफ चाइल्ड बर्थ सर्विस, इम्प्रूव द पेशेंट सेटिस्फैक्शन, फ्यूअर प्रिवेंटेबल डेथ, ठीक, और जो है प्रिवेंट डेथ को जो है प्रिवेंट किया जा सके। इसके बाद में आ जाता है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का भी स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था 9 जून 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंप्रूव करना फ्री, एश्योर, कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर देना, ठीक, एंटीनेटल यानी एंटीनेटल केयर आप लोगों को पता ही होगा, आप बच्चे के जन्म से पहले का जो पीरियड होता है वो एंटीनेटल पीरियड होता है, उसमें केयर देना, ठीक। इसके बाद यानी आपका जो पूरे 9 महीने हैं उसमें जो केयर दिया जाता है इसको एंटीनेटल केयर में आ गया। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि बच्चे के जन्म से पहले माँ को अच्छे से रखना। देखिए नाम क्या? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, यानी माता को जो है वो सुरक्षित देना। अगर माता सुरक्षित रहेगी, माता हेल्थी रहेगी, तो बच्चे को बीमारी होने के चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे। इसके बाद में टारगेट ग्रुप क्या था? प्रेग्नेंट वुमेन इन द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो था उसके जो वुमेन थे वो इसमें लक्ष्य उन्हीं को था, उन्हीं को फैसिलिटी पहुंचाना था। अब इसके बाद में आ जाता है की सर्विसेज। इसमें क्या किया जाता है? वही सारी चीज़ें, फ्री हेल्थ चेकअप किया जाता है पूरे 9 महीने के लिए, इसेंशियल डायग्नोसिस जो भी आपका ब्लड, यूरिन, अल्ट्रासाउंड, थायराइड, ये सारी चीज़ें हैं, इसको किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। काउंसलिंग ऑफ न्यूट्रिशन, बर्थ, ठीक, और आपका कॉम्प्लिकेशन जो हुआ इसको किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, इसकी काउंसलिंग की जाती है, इसको अच्छा किया जाता है जिससे बच्चे को कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए जो जन्मजात वो लेके पैदा हो। इसके बाद कंडक्ट एट द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी, पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वही चीज़ है कि सारी फैसिलिटी सारे, चाहे वो छोटा हॉस्पिटल हो चाहे बड़ा हॉस्पिटल हो, सब पे दिया जाता है। सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ओबीजी स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सबके द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक आता है आपका RMNCH A+, ठीक, इसका फुल फॉर्म हम नहीं बताएंगे, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे।
ठीक। उसके बाद में इसका फुल फॉर्म पहले कमेंट करके बताइए, तब आगे बढ़ते हैं। RMNCHA+ का मतलब क्या होता है, इसको कमेंट करके बताइए, तब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म जो है हमारा स्लाइड पे लिखा हुआ था इसलिए बैक कर दिए। ठीक, तो अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। ठीक, तो इसका क्या होता है, इसमें इतने लोगों को कवर किया गया था। रिप्रोडक्टिव मदर जो होती है, ठीक, यानी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मैटरनल मदर को भी कवर कर लिया गया, न्यूबॉर्न जो बेबी है उसको भी कवर कर लिया गया, चाइल्ड को भी कवर कर लिया गया, एडोलसेंट को भी कवर किया। यानी बच्चा जब से गर्भ में गया, यानी जब से वो गर्भ में गया तब से लेके जब तक वो 18 साल का नहीं हो गया तब तक की सारी चीज़ों को इसमें कवर कर लिया गया है। अब लॉन्च कब हुआ था, 2013 में, ये भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत लॉन्च हुआ था। और ये जो है प्लस का मतलब क्या हो जाता है, इसमें बाद में एडोलसेंट को ऐड किया गया था। ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस, वही सारी चीज़ें। आप जितने भी प्रोग्राम है अगर उसमें आप लिख देंगे कि उसमें रिड्यूस करना है MMR और IMR को, तो गलत नहीं होगा। इसके बाद ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी फैमिली प्लानिंग। ठीक, फैमिली प्लानिंग हुआ है, HIV एड्स प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें हो गई जो कि आपका हो सकता है। मैटरनल हेल्थ में क्या हो गया, सारे प्रोग्राम आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद न्यूबॉर्न हेल्थ में क्या हो गया, SNCU हुआ या ICU हुआ, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, NICU को प्रोवाइड करना। चाइल्ड हेल्थ में इम्यूनाइजेशन करवाना, न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करना, जो कि आप लोगों को मिलता होगा, आपके घर पे आशा ला के देते होंगे छोटे बच्चों को। टीकाकरण आपका होता होगा, हर महीने में आपको बताया जाता होगा कि इस तारीख को आके आप टीका लगवा लीजिएगा। ANM और आशा आते होंगे आपके घर पे। एडोलसेंट हेल्थ हुआ, ठीक, इसमें काउंसलिंग करना, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, मेंटल हेल्थ का, एडोलसेंट को ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ जाता है, मैटरनल नियर मिस, यानी मैटरनल नियर मिस क्या होता है। ये सबसे पहले देख लीजिए इंडिकेट किस चीज़ को करता है, इंडिकेट करता है हेल्थ स्टेटस ऑफ द नेशन, यानी किसी भी देश का हेल्थ स्टेटस क्या है, उसकी हेल्थ की क्वालिटी क्या है, हेल्थ जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसका इंडिकेटर ये है। मतलब कुछ अच्छा ही चीज़ होगा। इसमें ये चीज़ होता है कि कोई महिला जो प्रेग्नेंट है या अबॉर्शन हो चुका है या चाइल्ड बर्थ हुआ है, चाइल्ड बर्थ के 42 दिन के अंदर, उसको इसकी वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, चाइल्ड बर्थ की वजह से या उसके अबॉर्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन उसको इतनी अच्छी केयर दी गई कि वो एकदम नियर थी, मतलब एकदम पास में थी, किसके, मिस के, यानी मरने के एकदम कगार पे थी, वो मर जाती, लेकिन उसकी केयर इतनी अच्छी हुई जिसकी वजह से वो बच गई। तो यही होता है, व्हिल मैटरनल डेथ इज हाईलाइट गैप, अगर मैटरनल डेथ हो रहा है इन ए हेल्थ केयर, तो स्टडी में मैटरनल लेयर मिस के अंतर्गत में इसको स्टडी किया गया कि कुछ केसेज ऐसे होते हैं जो कि बच भी जाते हैं। तो ये उस देश की क्वालिटी, हेल्थ केयर की जो क्वालिटी होती है उसको दिखाता है। आगे अच्छे से समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक, तो ए मैटरनल नियर मिस is a woman who nearly died but survived a complication that occurred during pregnancy, childbirth और within the 40 days of termination of pregnancy, यानी प्रेगनेंसी हो, चाइल्ड बर्थ हो या फिर आपका अबॉर्शन हो गया हो चाइल्ड बर्थ के 42 दिन के अंदर या अबॉर्शन के 42 दिन के अंदर, उसको इतनी अच्छी केयर दी जा रही है कि एकदम मरने की कगार पे थी लेकिन वो बच जाती है। तो यही चीज़ आपकी आती है मैटरनल नियर मिस के अंतर्गत। अगर इसमें भी आपको ना समझ में आएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी ला देंगे 2 मिनट 3 मिनट का, इस टॉपिक को अच्छे से डील कर देंगे। लेकिन अगर इसमें एक चीज़ और हाईलाइट कर दीजिएगा कि ये क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो मैटरनल नियर मिस यही होता है कि आपका जो है कि कोई महिला जिसको प्रेगनेंसी की वजह से, चाइल्ड बर्थ की वजह से या फिर अबॉर्शन की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ जो उसकी जान ले सकता था, एकदम वो करीब में थे, लेकिन उसकी हॉस्पिटल में केयर इतनी अच्छी हुई कि वो बच गई। ये किसी भी देश के क्या दिखाता है, हेल्थ केयर सिस्टम की क्वालिटी को दिखाता है। अब इसको कैसे, क्राइटेरिया क्या होगा इसको आइडेंटिफाई करने का कि ये एकदम मरने के करीब में थी। तो सीवियर प्री इक्लेम्सिया होता है। इसके बाद में आपका सीवियर पोस्टपार्टम हैमरेज हो गया यानी PPH हो सकता है। इसके बाद में सेप्सिस हो सकता है, यूटेराइन रप्चर हो सकता है, सीवियर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्ट लेबर हो सकता है या इम्बॉलिक इवेंट्स हो सकते हैं। ये आपका क्लिनिकल क्राइटेरिया, इतनी सारी चीज़ें हो गई। इन सारे डिजीज जो
टर्म है इसको हम आगे जब धीरे धीरे एक एक चैप्टर को देखेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बस इन टर्म को यहाँ पे पढ़ लीजिए, इन टर्म को याद रखिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में परेशान मत होइए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, इसको आगे जब चैप्टर में आएगा तो वहाँ पे हम लोग डील करेंगे। लेबोरेटरी क्राइटेरिया में आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से कम हो जाए, 60 मिनट के लिए अगर हो जा रहा है, एक्यूट रीनल फेलियर हो जा रहा है, सीवियर एसिडोसिस हो जा रहा है, कोगुलेशन फेलियर हो जा रहा है, सीवियर जॉन्डिस हो जा रहा है, ये सारी चीज़ें। मैनेजमेंट बेस्ड क्राइटेरिया जैसे एडमिनिस्ट्रेशन टू इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू में जल्दी से नहीं शिफ्ट किया गया तो ये भी फेलियर होगा, जिसकी वजह से जान जा सकती है। ये तो मेन हेल्थ केयर सिस्टम की ये फेलियर होगी। इमरजेंसी जो चीज़ें होती हैं ये होगा यूज आपका क्या होगा, कोई भी ड्रग हुआ, चाहे वो बाइसो एक्टिव ड्रग हुआ या फिर इंक्यूबेशन करना हो, ये सारी चीज़ें अगर टाइम पे नहीं की जाती है, वेंटिलेटर टाइम पे नहीं किया जो है प्रोवाइड किया जाता है तो इसकी वजह से भी हो सकता है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन 5 यूनिट से ज़्यादा हो रहा है तो ये सारे इंडिकेट हैं कि कोई भी महिला जिसका या तो अबॉर्शन हुआ, चाइल्ड बर्थ हुआ है या फिर जो हुआ है क्या हुआ प्रेग्नेंट है, उसमें अगर इतने सारे क्राइटेरिया, इतने सारे कंडीशन दिख रहे हैं तो इंडिकेट करते हैं, इसमें से अगर 2-4 कंडीशन भी दिख रहे हैं तो इंडिकेट करते हैं कि वो आपका मैटरनल नियर मिस के अंतर्गत आ रही है, यानी उसका डेथ नज़दीक है। अगर इसके बाद भी बच जा रही है तो यही होती है उस देश के हेल्थ केयर सिस्टम की जो है समझदारी, अच्छी क्वालिटी इसी से प्रूव होती है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके अप्रोच के, इसको इवेलुएट करना कि क्वालिटी क्या है मैटरनल हेल्थ केयर सर्विसेज की किसी भी कंट्री में। इसको लाया क्यों गया था, इसको गिनने की क्या जरूरत है कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जिंदा हैं, इसको गिनने की इसीलिए जरूरत है कि पता तो चले कि हमारे देश की क्वालिटी कैसी है हेल्थ केयर सिस्टम की। इसके बाद आइडेंटिफाई करना डिलेज जो हो रहे हैं सीकिंग, रीचिंग एंड रिसीविंग केयर में, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथ, यानी कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे चूक हो रही है हेल्थ सिस्टम से, इसको जो है प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी की तरह देखा गया कि जो भी हमको दिक्कत होगी उसको स्ट्रेंथ को सही करेंगे, जहाँ पे भी चूक हो रही होगी टू लर्न फ्रॉम नियर में सर्वाइवर रेदर देन फोकसिंग ओनली ऑन डेथ। यानी इसमें हम लोगों को क्या चीज़ पे फोकस करना है कि जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं कितने अच्छे क्वालिटी के सर्विसेज, कौन कौन सी क्वालिटी उनको कितनी अच्छी मिली और क्या कंडीशन उनकी थी, उनसे सीखना है। और अगले पे जो है जिनकी डेथ हो रही है, जिस इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ नहीं हो पा रही, जिस हॉस्पिटल में नहीं हो पा रही, इस चीज़ को स्टडी करके वहाँ पे भी अप्लाई करना है कि कोई भी हॉस्पिटल कैसे वहाँ पे केसेस अच्छे हो जा रहे हैं, वहाँ पे सर्वाइव कर जा रहे हैं और कहीं पे डेथ ज़्यादा हो रही है। तो यानी हमको केवल डेथ पे फोकस नहीं करना है, हमको हमारा मेन फोकस दोनों पे होना चाहिए कि जो सर्वाइव कर रहे हैं क्यों सर्वाइव कर रहे हैं और जो डेथ कर रहे हैं वो क्यों डेथ कर रहे हैं, दोनों चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम ये नहीं स्टडी करेंगे कि किसी इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए एम्स में अच्छे से हो जा रहा है, एम्स में डेथ की संख्या कम है, तो एम्स में ऐसा क्या कर रहा है जो आपके जिला हॉस्पिटल नहीं कर पा रहे हैं, आपके मेडिकल कॉलेज नहीं कर पा रहे हैं। पहले इसको एम्स में स्टडी करेंगे, उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे वहाँ पे जहाँ पे डेथ की संख्या ज़्यादा है। तो हमको दोनों चीज़ें देखनी है, डेथ क्यों हो रही है इसको भी स्टडी करना है और क्यों यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन में सबसे ज़्यादा सर्वाइवर हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, इसको भी फोकस करना है। दोनों चीज़ों को हमको फोकस करके चलना है। टू रिड्यूस द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो, ठीक, यानी एमएमआर को और आईएमआर दोनों चीज़ों को कम करना इसमें था, लेकिन इसमें मेन फोकस होता है आपका एमएमआर पे। एमएमआर को जो है कम करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंडीशन में, यानी एमएनएम में, यानी मैटरनल नियर मिस की कंडीशन में मेन फोकस होता है आपको एमएमआर को कम करना। इंडिकेटर यूज इन, अब इनसे इंडिकेटर क्या है, नंबर ऑफ मैटरनल नियर मिस केसेस पर 1000 लाइव बर्थ, यानी 1000 लाइव बर्थ जो हुआ है उसमें कितने नंबर ऑफ केसेस जो है आपके एमएनएम के हैं, यानी मैटरनल नियर मिस के हैं। इसके बाद में आपका जो एम है, सॉरी, मैटरनल नियर मिस जो के केसेज हैं प्लस जो मैटरनल डेथ हैं, उसको जब आप भाग देंगे किससे, टोटल लाइव बर्थ इंटू इससे, तो क्या आपका आएगा सीवियर मैटरनल आउटकम रेशियो, ठीक, SMOR आएगा। यानी कितना आपका एमएनएम का केस हुआ प्लस कितना डेथ हुआ, इसको जोड़ के यानी आपका कितने लोग सही हुए और कितने लोग का डेथ हुआ प्लस टोटल कितना लाइव बर्थ हुआ, उसको 1000 से गुणा करेंगे तो आपका SMOR आ जाएगा। वैसे इस चीज़ की ज़रूरत आपको कहीं नहीं पड़ेगी, बस यहाँ पे था तो हमने लगा दिया, अब आपके सिलेबस में भी नहीं है। मॉर्टेलिटी इंडेक्स क्या है, MI, मॉर्टेलिटी डेथ
को जब आप भाग देंगे यम से और मैटरनल डेथ से और इंटू करेंगे 100 तो ये आपका आ जाएगा। बाकी चीज़ें आपकी कहीं पे ज़रूरत लगने वाली नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा देना भी नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आप अगर एक बार देखे रहेंगे तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं काम आएगा। आपको हो सकता है आपके कंपटीशन में भी ना काम आए, लेकिन कहीं पे अगर आपको टीच करना होगा तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज होना ज़रूरी है। एडवांटेज ऑफ एनएमएम अप्रोच, तो प्रोवाइड करना मोर केसेज फॉर द रिव्यू देन द मैटरनल डेथ सिंस नियर द मिस आर मोर फ्रीक्वेंट। तो एडवांटेज क्या होने वाला है, मोर केस का, ज़्यादा से ज़्यादा केस का रिव्यू कीजिए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, सिस्टम को स्ट्रेंथ करना, वीकनेस को जानना, ये सारी चीज़ें होती हैं, सर्विलेंस को जानना, ये सारी चीज़ें आप लोग को पता है, कोई इसमें वो नहीं। ग्लोबल एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखा है, ग्लोबली जो है 3 से 4 केसेस टाइम मोर देन कॉमन देन द मैटरनल डेथ, ठीक। और इंडिया में क्या है, हाई बर्डन है, जो भी आपका ऑब्स्टेट्रिक्स जो आपका कॉम्प्लिकेशन है इसके हाई बर्डन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड एमएनएम रिव्यू एट द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल इंटीग्रेटेड इनटू द मैटरनल डेथ सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स। तो इस चीज़ का जो डाटा है ये आपका ग्लोबल में है कि 3 से 4 टाइम्स मोर कॉमन देन द मैटरनल डेथ, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा बर्डन है इस चीज़ का, तो क्योंकि इंडिया अभी धीरे धीरे अपने हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव कर रहा है। अब आता है स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट यानी SBA। इसमें मेन फोकस आपका किया गया है जो नर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ हैं, चाहे वो एएनएम हो, जेएनएम हो, जो भी है, इनको इम्प्रूव करना, इनके स्किल को इम्प्रूव करना, इस पे मेन फोकस किया गया है। अब क्या है डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग, accredited doctors, nurses and midwife trained to manage the normal delivery and complication। तो स्किल जो SBA का मतलब होता है स्किल बर्थ अटेंडेंट्स, तो इसका मतलब इसमें क्या है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्स हो, मिडवाइफ्स हो, ट्रेंड पर्सन जितने भी हैं सबको पूरा हर एक चीज़ आनी चाहिए, हर एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करना आना चाहिए, हर एक जो भी आपकी मशीनें हैं उसका यूज करना आना चाहिए, हर एक कंडीशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, हर एक इमरजेंसी के लिए आपको हर एक चीज़ रेडी रखना। रोल क्या है, सेफ डिलीवरी होनी चाहिए, इमरजेंसी का मैनेजमेंट होना चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल होना चाहिए, न्यूमॉर्न एंड पोस्टनेटल केयर होनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि टू रिड्यूस द, वही दोनों चीज़ को इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, प्रमोट करना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। 3 चीज़ें आपको इस टॉपिक में याद रखनी है, EMR को, IMR को और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को। अगर इतनी चीज़ें आपको पता हैं तो यही सारी चीज़ें आपको कहीं पे भी अगर उसका इम्पोर्टेंस आ गया या उसका जो की फीचर्स क्या है तो ये चीज़ आपका हर एक जगह पे आएगा। इंडिया में क्या है, SBA ट्रेनिंग फॉर ANM स्टाफ नर्स, LHBA, ठीक, अंडर द NHM यानी जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अंतर्गत होता है। इसके बाद इसका गोल क्या है, इंश्योर करना एवरी बर्थ इज अटेंड बाय द स्किल्ड एंड ट्रेंड पर्सन, ठीक, यानी स्किल्ड पर्सन के द्वारा। यह सिंपल सी चीज़ है कि अब पहले जो था केवल ट्रेनिंग दी जाती थी, स्किल पे उतना फोकस नहीं किया जाता था। जो हमारा पुराना सिस्टम चल रहा था उसी पे चलते रहो चलते रहो चलते रहो, यही फोकस किया जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा रहा है। अब आपका क्या किया जा रहा है, अब स्किल पे फोकस किया जा रहा है, स्किल को मेन फोकस किया जा रहा है, थ्योरी पे फोकस किया जा रहा है, साथ ही साथ ट्रेनिंग पे फोकस किया जा रहा है। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब इंडिया में भी, और विदेशों में तो ये चीज़ पहले से चल ही रही थी। आगे बढ़ते हैं, करंट ट्रेंड्स में क्या आ जाता है। अब अगर इतनी सारी चीज़ें, इतनी कहानी जो इंडिया की थी तो ये थी, तो इस ट्रेंड्स में तो आ गया कि नई नई योजनाएं आए, नई नई चीज़ें आई, लेकिन जो आपका सिंपल लैंग्वेज में है इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि टेक्नोलॉजी को एडवांस किया गया है, स्किल को बढ़ावा दिया गया है, इसके बाद इंक्रीज किया गया कॉस्ट ऑफ हाई टेक केयर, यानी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जिसकी वजह से कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन इसको टैकल करने के लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं लाई जिससे कि गरीब आदमी भी डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में करवा सके, यानी आपका जो भी है आपका CSC हुआ PSC हुआ हर एक जगह पे डिलीवरी करवा सके, वो भी मुफ्त में। इसके लिए कई सारी योजनाएं लाई, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया है तो गरीब आदमी तो अफोर्ड कर नहीं पाएगा, लेकिन क्वालिटी देने के लिए, क्वालिटी अगर देंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो उसके लिए कुछ योजनाएं लाई गई जिससे वो फ्री में हो जाए। फैमिली सेंटर्ड केयर, अब सिर्फ बच्चे पे या मदर पे नहीं, अब पूरी फैमिली की काउंसलिंग की जाती है, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें पूरी फैमिली सेंटर्ड केयर आपको दी जाती है। राइजिंग सिजेरियन बर्थ रेट्स, ठीक। अब
इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, यूएसजी को बढ़ावा दिया गया है, यूएसजी अब 4 बार 5 बार आपके 9 महीने में होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो सिजेरियन बर्थ है इसका रेट इसलिए बढ़ गया क्योंकि अब पहले से पता होता कि कंडीशन क्या है। जो आपका बर्थ है वो नॉर्मल बर्थ हो सकता है बच्चे का कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी चांसेज होता है कि आपका नहीं हो पाएगा बर्थ, तो अब रिस्क नहीं लेते क्योंकि उससे मदर का और बच्चे के दोनों की जान को खतरा होता है। तो इसके लिए आपको क्या किया जाता है, सिजेरियन रेट जिसकी वजह से बढ़ चुका है। इसके बाद इंडिपेंडेंट नर्स मिडवाइफरी प्रैक्टिस, ये चीज़ें भी अभी तो इंडिया में काफ़ी कम है, लेकिन धीरे धीरे जो नर्सेज हैं वो आगे प्रैक्टिस धीरे धीरे अपना इंडिपेंडेंट भी कर रही हैं। तो यहाँ तक आपका लेक्चर था। पीछे एक बहुत अच्छी लाइन दी गई कि समय पर समय देने वाले लोग समय पर मिल जाएं तो समय को अच्छा होने से में समय नहीं लगता। ठीक, बहुत अच्छी लाइन है कि समय पर समय देने वाले लोग समय पे मिल जाएं तो समय को अच्छा होने में वक्त नहीं लगता, समय नहीं लगता। तो यही चीज़ है, हम लोग अब मिल गए हैं। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है और एक वीडियो से जज नहीं करना। आप 3 वीडियो 4 वीडियो देखे, हो सकता है इसी चैनल पे कुछ सब्जेक्ट के टीचर आपको काफ़ी पसंद आए, पढ़ाने का स्टाइल उनका अलग होता है, कुछ टीचर ना पसंद आए। लेकिन आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद आ रहा है उसको शेयर कीजिए, उस सब्जेक्ट को जरूर पढ़िए। और आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, उस पर भी आपको छोटे छोटे रील्स, छोटे छोटे वीडियोज नॉलेजेबल मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय।